वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। एक्चुअल में कल अपने बात की थी भौतिक राशियों की, भौतिक मात्रकों की। सो आप लोग अभी 10th पास आउट होकर के 11th क्लास में एंटर कर चुके हो। सो उस केस में मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि फ़िज़िक्स एक्चुअल में क्या है, ये कैसे आपको याद होगा, कैसे इसको पढ़ना है, क्या इसका फंडा रहता है और ये हार्ड है या डिफ़िकल्ट है या फिर ये ईजी है, उसकी अपने बात कर लेते हैं। तो एक्चुअल में फ़िज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका डेली रूटीन में, दैनिक जीवन में, रोज़ाना के रोज़मर्रा के कामों में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। और कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हो कि बिना फिजिक्स के ऐसा कोई काम नहीं है जो कंप्लीट हो जाए। यानी कि फ़िज़िक्स कॉमन सेंस पे टिका हुआ है। आप जो भी काम करोगे किसी न किसी काम में, प्रत्येक काम में, यूँ कह सकते हो प्रत्येक काम में किसी न किसी प्रकार से उसमें फ़िज़िक्स का यूज ज़रूर होगा। तो आप जो भी घरों में काम करते हो, डेली आप लॉजिक लगाते हो, उसी से फिजिक्स जुड़ा हुआ है। ये जो बच्चा जितना ज़्यादा लॉजिक लगाता है उसका माइंड उतना ही ज़्यादा डेवलप होता है और वो फिजिक्स में उतना ही बड़ा महारथी बनता है। तो कुल मिलाकर के डेली आप जो भी काम करते हो उसमें कोशिश किया करोगे कि इसमें फिजिक्स से क्या काम में आ रहा है। अब जैसे अभी अपने बात कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, इसमें भी फिजिक्स लागू होता है। पता है किस प्रकार से कि अपने बात कर रहे हैं ध्वनि तरंगे हैं जो आपके कानों तक पहुंच रही हैं, ये किस प्रकार की तरंगे हैं, ये भी एक प्रकार से फिजिक्स है। किस प्रकार से माध्यम में गति करता है, ये भी यहाँ पे फिजिक्स है। यानी कि प्रत्येक काम में यहाँ पे फिजिक्स है। और जो आप वीडियो देख रहे हो उसमें तो ऑब्वियसली फिजिक्स है, तरंगे आती हैं, रेंज इसमें आ रही है, डेटा वाईफाई वगैरह चलते हैं, सब कुछ फिजिक्स पे डिपेंड करता है। तो ये कितना डिफ़िकल्ट है और कितना ईजी है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, यदि आप इसको रटते हो, क्या करोगे, रटते हो, तो ये आपको बर्बाद कर देगा। और यदि आप इसको समझते हो तो ये आपको आबाद कर देगा। यदि आप फिजिक्स को अच्छे से समझते हो तो फिजिक्स के जितना आसान दुनिया में कोई सब्जेक्ट नहीं है। और यदि आप रटते हो तो इससे मुश्किल दुनिया में दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं है। सीधी सी बात है। यदि आप रटोगे तो ये आपको बर्बाद कर देगा, और यदि आप समझोगे तो ये आपको आबाद कर देगा। ओके, तो सीधी सी बात ये है कि फिजिक्स को रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि डेली रूटीन में काम आता है, समझने में कहीं कोई समस्या नहीं आती। ज़रूरी ये नहीं है कि शुरुआत आपने कितनी तेज़ी से की है, ज़रूरी ये है कि आपने शुरुआत कैसे की है। डेली फिजिक्स को 4-5 घंटे पढ़ने की बजाय ये बेटर होगा कि आप डेली चाहे आधा घंटा ही पढ़ लो, लेकिन पढ़ो इस प्रकार से कि वो चीज़ आपके समझ में आ जाए। आप डेली 24 घंटे पढ़ते हो, कुछ भी याद नहीं होता, उससे बेटर है आप 1 घंटा पढ़ लो, लेकिन जो पढ़ा वो याद हो, उसको समझो, उसको याद करो। तो शुरुआत में अपने थोड़ा स्लोवली जो इम्पोर्टेंट, जो कॉमन सेंस पे टिके हुए बेसिक हैं फिजिक्स के, उनकी अपने बात करेंगे और उसके बाद अपने रफ्तार को पकड़ना शुरू करेंगे। सो कल तक हमने बात की थी भौतिक राशियों की और उसके मात्रकों की। इसी कड़ी में आगे मात्रकों की अपने बात करते हैं और आगे चलते हैं, अपने बात करेंगे आज मात्रक पद्धतियों की। तो इससे पहले आपने 9th क्लास में, 10th क्लास में ये देखा होगा कि जब भी आपने पढ़ा है तो आपको टीचर्स ने ये बोला होगा कि बेटा ये अपना ग्राम में था, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में था, इसको मीटर में कन्वर्ट कर, या ये मीटर में था, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर। तो कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि हम कुछ राशियों को चेंज कर रहे हैं, कुछ को चेंज नहीं कर रहे हैं। किन को चेंज करें, किन को चेंज ना करें, ये कैसे समझ में आए। तो किसके मात्रक हमें चेंज करने हैं, किसके मात्रक चेंज नहीं करने, और चेंज करने हैं तो कौन से मात्रक में उनको चेंज करना है, ये सबसे बड़ी समस्या 90% स्टूडेंट्स को रहती है। और उसी समस्या को आज अपने सोल्व करने वाले हैं, जो कि मात्रक पद्धतियों पे बेस्ड होगा। सो इन समस्या को सोल्व करने के लिए फिजिक्स में 3 प्रकार की मात्रक पद्धतियाँ बनाई गई हैं। पहली पद्धति होगी MKS पद्धति, दूसरी पद्धति होगी CGS पद्धति, और तीसरी पद्धति होगी FPS पद्धति। ओके, ये 3 प्रकार की पद्धति हैं, MKS, CGS और FPS। इसके अलावा एक SI पद्धति और आती है जो कि MKS की भांति ही व्यवहार करती है, कार्य करती है। तो अब अपने बारी बारी से इन तीनों को समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले अपने बात करेंगे MKS पद्धति की। सो यहाँ पे आपको ये 3 वर्ड नज़र आ रहे हैं, ये 3 भौतिक राशियों के मात्रक हैं।
मैं एमकेएस पद्धति की बात करूं तो एम का मतलब होगा मीटर, के का मतलब होगा किलोग्राम और एस का मतलब होगा सेकंड। अब आप भली बातें समझ गए होंगे कि ये किसके मात्रक है। मीटर किसका मात्रक है? लंबाई, दूरी या विस्थापन का मात्रक है। किलोग्राम किसका मात्रक है? द्रव्यमान का मात्रक होगा। और सेकंड किसका मात्रक होगा? समय का मात्रक होगा। नो डाउट। तो मतलब ये हो गया कि एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर में मेज़र किया जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में मेज़र किया जाता है और समय को सेकंड में मेज़र किया जाता है। बात करें सीजीएस पद्धति की तो सीजीएस पद्धति में सी का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। क्या मतलब होगा? सेंटीमीटर। जी का मतलब क्या होगा? ग्राम। और एस का मतलब क्या होगा? सेकंड। ओके। एफपीएस पद्धति में एफ का मतलब यहाँ पे क्या होगा? फुट, जो कि 30 सेंटीमीटर का एक फुट होता है, वही फुट है यहाँ पे। पी का मतलब क्या होगा? पाउंड। और एस का मतलब क्या होगा? सेकंड। तो भाई सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर से, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाएगा। एफपीएस पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाएगा। और इसके आधार पे हमें पता चलेगा कि कौन सी राशि यानी कि कौन से मात्रा को हमें कन्वर्ट करना है और कौन से को हमें रखना है। अब इसी पद्धतियों के आधार पे कोई भी स्टूडेंट आसानी से पता लगा सकता है कि अपने कौन सी भौतिक राशि का मात्रक चेंज करना है और कौन सी का नहीं करना है। अब जैसे अब यूँ मान लो कि किसी एक क्वेश्चन में ये बोल दिया गया, सपोज दैट ये बोल दिया गया कि भाई एक धावक है, वो रनिंग यानी कि दौड़ शुरू करता है और वो 5 सेकंड में, कितने सेकंड में? 5 सेकंड में 5 किलोमीटर की दौड़ तय करता है। 5 सेकंड में 5 किलो या यूँ कह लो 5 मीटर की दौड़ पूरी करता है। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। तो आप ये बता सकते हो क्या कि यहाँ पे कौन सी पद्धति काम में ली गई है? दूरी को मीटर में मापा गया है, समय को सेकंड में मापा गया है, तो ये कौन सी पद्धति काम में आई है? एमकेएस पद्धति काम में आई है। कौन सी पद्धति? एमकेएस पद्धति। तो यहाँ पे ये भी एमकेएस पद्धति का मात्रक है, सेकंड समय का मात्रक होता है। ये दूरी का मात्रक मीटर में है, ये भी एमकेएस में है। तो इस केस में हमें मात्रक चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जितने भी मात्रक यहाँ पे हैं 1, 2, 5, 15, 20 जितने भी मात्रक हैं वो सारे के सारे एमकेएस पद्धति यानी कि एक समान पद्धति में हैं। ओके। लेकिन यदि ऐसा हो जाता, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देते कि भाई एक धावक 5 मीटर की दूरी 5 या यूँ कह लो 5000 मीटर, 5000 मीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है। तो वेग मान लो पूछ लिया गया है, वेग पूछ लिया है, तो v का मान हमें ज्ञात करना है। तो वेग बराबर क्या बन जाएगा फिर? तो वेग बराबर दूरी बटे समय होता है, यानी कि विस्थापन बटे समय कह सकते हो। तो 5000 बटे 3600, तो मात्रा क्या बन जाएगा? 5000 किसका मान था या किस में था? मीटर में था। और 3600 किस में था? सेकंड में था। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आती है उसका मात्रक क्या बनेगा? मीटर प्रति सेकंड बनेगा। और यहाँ पे यदि आप इसको घंटे में रखते हो तो इसका मात्रक बनेगा मीटर प्रति आवर्स। लेकिन हम बात करें कि कौन सी भौतिक राशि का कन्वर्जन करना होता है, तो आपको चेक करना होता है कि कौन सी भौतिक राशि एमकेएस में है या सीजीएस में है या एफपीएस में है। और जो भौतिक राशि इसके अंतर्गत नहीं आती उसको हमें कन्वर्ट करना होता है। जैसे यहाँ पे आवर्स था, घंटा था, वो किसी भी मात्रक पद्धति में नहीं आ रहा था, तो हमें उसको करना होगा एक निश्चित मात्रक पद्धति में। अब इससे पहले पता चला कि दूरी है वो मीटर में है, तो मीटर एमकेएस का होता है, तो समय को भी आप एमकेएस में लेके जाइए। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल की अपने बात कर लेते हैं कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान को 5 या 4 सेकंड में 2 सेंटीमीटर दूरी तक विस्थापित किया गया, तो लगने वाला बल ज्ञात करो।
5 किलोग्राम द्रव्यमान को 4 सेकंड में 2 सेंटीमीटर दूरी तक हमने विस्थापित कर दिया, तो लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। अब बल बराबर क्या होता है, F बराबर होता है ma, द्रव्यमान कितना है 5 किलोग्राम है। त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग बटे समय। तो सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, वेग ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये सेकंड और दूरी के आधार पे आप वेग ज्ञात करोगे, उसके पश्चात आप त्वरण ज्ञात कर लोगे। अपने यहाँ पे बात करें कि कौन सी मात्रा कन्वर्जन किस प्रकार होना है। तो पहले तो आप ये देखो कि जो भी आप F ज्ञात कर रहे हो m इंटू ए के अनुसार, यहाँ पे मात्रक फाइनली बनने वाला क्या है, किस प्रकार से मात्रक डिफाइन होगा। क्या इस क्वेश्चन में दिए गए मात्रक सारे के सारे एक निश्चित पद्धति में हैं, वो MKS में हो या CGS में हो या FPS में हो, किसी में भी हो। 5 किलोग्राम, किलोग्राम कौन सी पद्धति में आता है, MKS में आता है। कौन सी में आया, MKS में। सेकंड क्या MKS में है, बिल्कुल आता है जी सेकंड, यानी कि ये दोनों मात्रक सेकंड और सेकंड और किलोग्राम MKS में। आगे आ गया सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर MKS में आता है, सेंटीमीटर जी CGS में आता है। इसका मतलब ये सेंटीमीटर मात्रक यहाँ पे गलत है, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें, अन्य मात्रक किसमें थे, MKS में थे, तो इसको भी हमें MKS में कन्वर्ट करना होगा। किस प्रकार कन्वर्ट करोगे, सेंटीमीटर को आप किस में लेके जाओगे, मीटर में लेके जाओगे। तो फाइनली क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान को 4 सेकंड में और 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हो, 100 का भाग लगा देते हो, 0.02 मीटर दूरी तक विस्थापित किया गया है, तो बल ज्ञात करो। अब इन राशियों के आधार पे आप बल ज्ञात करोगे तो आपका एग्जैक्ट मान निकल के आएगा। यहाँ पे हमने सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे ये मात्रक पद्धतियाँ वही हमें बताती है कि आप किस राशि को किस में कन्वर्ट करते हो। सारे के सारे मात्रक एक निश्चित किसी पद्धति में आ जाने चाहिए, और मोस्टली 99 या यूँ कह लो 100% तक फिजिक्स में MKS पद्धति काम में ली जाती है। स्टैंडर्ड मात्रक MKS पद्धति के माने जाते हैं। अब जैसे आपसे कोई ये पूछ ले कि लंबाई का मूल मात्रक क्या है, तो आपका आंसर होगा मीटर, क्योंकि MKS पद्धति के मात्रक होते हैं वो मूल मात्रक माने जाते हैं, सेंटीमीटर नहीं कह सकते। इसके अलावा एक मात्रक पद्धति और आती है SI पद्धति। SI पद्धति MKS पद्धति का ही एक सुधरा हुआ रूप है। MKS पद्धति में जो भी मात्रक यूज होते हैं वही मात्रक SI पद्धति में काम में आते हैं। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखोगे। तो मूल मात्रक हमेशा जो MKS पद्धति में काम आते हैं वही माने जाते हैं। अब जैसे द्रव्यमान का मूल मात्रक कोई आपसे पूछ ले तो उसका आंसर क्या होगा, किलोग्राम होगा, न कि ग्राम होगा या पाउंड होगा। तो मूल मात्रक क्या होगा, किलोग्राम। तो MKS पद्धति में या फिर SI पद्धति में जो भी मात्रक यूज होंगे वो उसके मूल मात्रक हो जाएंगे। तो ये था अपने पास मात्रकों की पद्धतियाँ, जिसके आधार पे हमें मात्रकों को कन्वर्ट करना होता है, उसका हमें पता चलता है। अब आगे अपने बात करने वाले हैं कि जो अपने पूरक राशियाँ थी, हालांकि ये किलोग्राम क्या होता है, ग्राम क्या होता है, ये सभी जानते हैं। समय क्या, सेकंड क्या होता है, लगभग सभी को पता है। एम्पियर धारा क्या होती है। अपने वहाँ पे 2 पूरक राशियाँ थी, 2 पूरक मात्रक थे। पूरक राशियाँ समतल कोण और घन कोण। तो अब अपने उन पूरक राशियों को समझने की कोशिश करेंगे कि समतल कोण और घन कोण कौन सा होता है। तो नेक्स्ट अपने बात करने वाले हैं समतल कोण, जिसको अपने थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये समतल कोण क्या होता है, सपोज दैट अपने पास एक वर्ताकार एरिया है कुछ इस प्रकार से, और इस एरिया का केंद्र बिंदु हमने वो समझ लिया और त्रिज्या कितनी मान ली, r मान ली। इस वर्ताकार एरिया में एक निश्चित चाप आप ले लीजिए, जैसे ये एक निश्चित चाप हो गया यहाँ तक, A से लेके B तक। ये जो निश्चित चाप आपको नज़र आ रहा है, ये चाप इस के केंद्र पे एक निश्चित एंगल रिप्रेजेंट करेगा, उस एंगल को अपने समतल कोण कहेंगे। यानी कि एक निश्चित वर्ताकार भाग के चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है, कोण अंतरित होता है, उसे अपने समतल कोण कहते हैं। यानी कि एक समतल में 2 रेखाओं के मध्य बनने वाला कोण समतल कोण होता है। सपोज दैट ये एक समतल है, इसके ऊपर मैंने 2 रेखाएं खींची कुछ इस प्रकार से, ये 2 रेखाएं हो गई। इन 2 रेखाओं के बीच में ये जो एंगल बना, ये समतल है, 2 रेखाएं समतल के अंदर है, समतल है, दोनों रेखाएं समतल के अंदर ही है। तो इन 2 समतल रेखाओं समतल पृष्ठ पे 2 रेखाओं के मध्य ये जो एंगल बनता है वो कौन सा कोण होगा, समतल कोण होगा। यानी कि वृत्ताकार भाग के किसी निश्चित चाप के द्वारा केंद्र पे जो कोण बनेगा वो समतल कोण होगा। और समतल कोण का मात्रक क्या बन जाएगा, रेडियन। तो भाई 1 रेडियन कितना होता है, इसको अपने डिफाइन करने वाले। 1 रेडियन कितना होगा,
एक्चुअल में ये जो कोण जितना भी बनेगा 5, 10, 15, 20 रेडियन, उसमें 1 रेडियन कितना होगा? 1 रेडियन के लिए ये जो आप चाप लेते हो ए बी, उसका मान वृत्त की त्रिज्या के तुल्य होना चाहिए, यानी कि ए बी का मान आर के तुल्य होना चाहिए। तो त्रिज्या के तुल्य यदि आपने चाप ले लिया, उस चाप के द्वारा केंद्र पे जो भी कोण बनता है उसका मान 1 रेडियन होता है। मतलब क्या हो गया कि आपको तो कोण ज्ञात करना है। कोण बराबर क्या होता है? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। तो थीटा बराबर चाप कितना है यहाँ पे? चाप यहाँ पे ए बी है, त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या यहाँ पे आर हो गई। तो ये तो कोण ज्ञात करने का सीधा सा फंडा हो गया, और इसका मात्रक क्या बन जाएगा? रेडियन बन जाएगा। ओके, तो यदि आप ऐसा कह दो कि इस चाप का मान त्रिज्या के तुल्य है, यदि ए बी का मान आर है, उस केस में आप क्या करोगे? ए बी का मान आर ले लिया, मतलब कि ये चाप है वो त्रिज्या के तुल्य ले लिया, तो थीटा बराबर क्या बन जाएगा? ए बी के स्थान पे आर बटे में आर, और मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक रेडियन, आर से आर कैंसिल, थीटा बराबर कितना बचेगा? 1 रेडियन बचेगा। तो 1 रेडियन मान कब प्राप्त होगा हमें? जब चाप का मान कितना हो? त्रिज्या के तुल्य हो। उस केस में जितना भी कोण अंतरित होता है केंद्र पे, उसका मान कितना होता है? 1 रेडियन होता है। तो 1 रेडियन की परिभाषा क्या बन जाएगी कि वृत्त की त्रिज्या के तुल्य वृत्त के चाप के द्वारा, वृत्त की त्रिज्या के तुल्य वृत्त के चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का मान हमेशा 1 रेडियन होता है। इसको आप अच्छे से याद रखोगे। अब अपने बात करते हैं घन कोण की, कि ये घन कोण क्या होता है। घन कोण को टो से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। सो घन कोण एक्चुअल में होगा क्या? अपने पास एक गोलाकार आकृति है, ग्लोब है, कल्पना करना अपने पास एक फुटबॉल है, ग्लोब है। उस ग्लोब के ऊपर आप एक छोटा सा भाग काट लो, ऐसे गोलाकार में, वर्ताकार रूप में, तो ये ऐसे नहीं होगा, फिर वो ऐसे नहीं होगा, वो ऐसे ऐसे थोड़ा सा मुड़ा हुआ होगा, क्योंकि पूरे ग्लोब का हमें एक भाग काटना है, तो हल्का सा ये ऐसे झुका हुआ, अंदर से धसा हुआ हमें प्राप्त होगा। अब आप क्या करोगे? इसके प्रत्येक भाग को ग्लोब के यानी कि बॉल के केंद्र बिंदु से मिला दो, तो ऐसे कुछ व्यवस्था बन जाएगी। जैसे ये कटा हुआ भाग है और ये उसका केंद्र बिंदु है, तो इसके प्रत्येक बाहरी भागों को आप केंद्र बिंदु से मिला दो। तो केंद्र बिंदु से इस प्रकार से यदि आप मिलाते हो ना, तो यहाँ पे कंप्लीट एक एंगल हमें नजर आएगा। इस पूरे बनने वाले कोण को आप घन कोण कहते हो, यानी कि गोलाकार आकृति का एक छोटा सा पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लीजिए, छोटा सा भाग ले लीजिए, उस भाग को आप केंद्र बिंदु से मिलाओगे तो आपको यहाँ पे एक एंगल नज़र आएगा। उस एंगल को ही अपने क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? घन कोण कहते हैं। और घन कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। और प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? एस आर, स्टेरेडियन। तो एक स्टेरेडियन कितना होगा उसकी अपने बात करेंगे। एक स्टेरेडियन एक्चुअल में जो भी आप घन कोण निकालते हो, घन कोण निकालने का तरीका क्या होता है? कोण निकालने का तरीका क्या हो गया? चाप बटे त्रिज्या। इसी प्रकार से घन कोण का तरीका क्या होता है? घन कोण का तरीका होता है कि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आपको नजर आ रहा है उसमें इसकी त्रिज्या का भाग लगाना होता है, त्रिज्या की वर्ग का भाग लगाना होता है। यानी कि क्षेत्रफल पूरा मान लो इसका a है और इसके अंदर आप त्रिज्या की वर्ग का भाग लगा दो तो आपके सामने घन कोण की वैल्यू निकल के आ जाती है और इसका मात्रक स्टेरेडियन आ जाता है। एक घन कोण एक स्टेरेडियन कितना होगा? आपको ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल नजर आ रहा है, जो थोड़ा सा भाग आपने काटा था उसका क्षेत्रफल उसका क्षेत्रफल आपने a माना है, उस a का मान यदि इस गोलाकार आकृति की त्रिज्या के वर्ग के तुल्य हो, जो भी आपने क्षेत्रफल लिया है वो गोले की त्रिज्या के वर्ग के तुल्य होना चाहिए, यानी कि a बराबर आर स्क्वायर होगा। तो इस कटे हुए भाग के द्वारा केंद्र पे जो कोण बनेगा वो एक स्टेरेडियन होगा, यानी कि गोले की त्रिज्या के तुल्य गोले की त्रिज्या के वर्ग के तुल्य क्षेत्रफल के द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उसका मान एक स्टेरेडियन होता है। और इस चीज़ को आप सिद्ध भी कर सकते हो। जैसे आपने ऐसा बोल दिया कि यदि जो भी क्षेत्रफल आपने ए लिया था उसका मान त्रिज्या के वर्ग के तुल्य है, उस केस में क्या होगा? उस केस में घन कोण कितना बनेगा? ए के स्थान पे आप आर स्क्वायर लिखोगे, बटे में आर स्क्वायर है, मात्रक बन जाएगा स्टेरेडियन, कैंसिल हो गया, घन कोण का मान कितना आ गया?
1 स्टेरेडियन आ गया। कब आया 1 स्टेरेडियन? जब जो भी पृष्ठ क्षेत्रफल था उसका मान आपने कितना लिया, r² लिया, गोले की त्रिज्या के वर्ग के तुल्य लिया, तो जो भी घन कोण निकल के आया उसका मान कितना आया, 1 स्टेरेडियन आया। तो 1 स्टेरेडियन की परिभाषा क्या बन जाएगी कि गोले की त्रिज्या के वर्ग के तुल्य क्षेत्रफल के द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित होने वाले कोण को 1 स्टेरेडियन कहते हैं। इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान में रखोगे। तो यहाँ पे हमने बात की है समतल कोण और घन कोण की। इससे पहले हमने मात्रक पद्धतियों को समझा था। सो आज के लिए बस इतना ही। कल अपने लौटेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।